हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल प्रतियोगिता क्लासेस में। मैं रोहन वर्मा। आज बीटीसी थर्ड सेमेस्टर का जो ये पहला चैप्टर हमने वीडियो में बनाया था, ये तीसरा चैप्टर है मुगल साम्राज्य। मुगल साम्राज्य का जो पार्ट है वो ज्यादा बड़ा पार्ट है, इसको हम 3-4 वीडियोज में आपको दूंगा। तो ये मुगल साम्राज्य की चर्चा करेंगे आज हम। तो देखिए, मुगल साम्राज्य की चर्चा, इसका जो कार्यकाल क्षेत्र एरिया है वो है 1526 से 1707 तक। 1526 से 1707 ईस्वी तक। देखिए, इसका जो संस्थापक है, मुगल साम्राज्य का संस्थापक बाबर, मुगल साम्राज्य का संस्थापक बाबर है। और ये इनका जो परिचय है तुर्की शाखा के चगताई क्षेत्र से संबंधित है। इनका जो परिचय है वो तुर्की शाखा के चगताई क्षेत्र से संबंधित है। अब देखिए, बात करते हैं बाबर के जन्म की। बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 को हुआ था। बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 को हुआ था। ये डेट याद करने की नहीं है, ये तो डेट सबको याद ही होगी। ये वैलेंटाइन डे का दिन है। इसी दिन बाबर का जन्म हुआ था, 14 फरवरी 1483 को। इनके पिता की बात करते हैं तो इनके पिता उमर शेख मिर्जा, उमर शेख मिर्जा या मिर्जा उमर शेख भी कह सकते हैं। ये जो बाबर के पिता हैं, ये तैमूर वंश के वंशज थे, तैमूर के वंशज थे। इनके जो पिता थे ये तैमूर के वंशज थे। और इनकी जो माता थी कुतलुग निगार खानम, इनकी जो माता थी उनका नाम कुतलुग निगार खानम। ये मंगोल के वंशज थी। ये मंगोल के वंशज थे। अब देखिए, बात आती है यहाँ पर दो वंशजों की। ये जो बाबर था, बाबर दो प्रमुख लड़ाकू वंशजों से संबंधित था। बाबर जो था ये दो प्रमुख लड़ाकू वंशजों से संबंधित था। एक तो तैमूर के वंशज से और एक मंगोल के वंशज से। देखिए, जो मुगल वंश की स्थापना हुई या मुगल वंश होता है, मुगल वंश दो वंशजों से मिलकर बना होता है। एक तो मंगोल और दूसरा तुर्क। देखिए, मुगल का शाब्दिक अर्थ कहें तो हो जाता है बहादुर। मुगल शब्द का अगर शाब्दिक अर्थ कहें तो हो जाता है बहादुर। देखिए, तो मुगल साम्राज्य की जो स्थापना हुई वो दो वंशजों से मिलकर हुई। एक तो मंगोल, दूसरे तुर्क। तो ये चर्चा हम जानेंगे कि बाबर के पिता का क्या नाम था। तो ये मिर्जा उमर शेख या उमर शेख मिर्जा कह सकते हैं। और माता का नाम था इनकी कुतलुग निगार खानम या कुतलुग निगार खान कह सकते हैं। अब देखिए, आगे की बात करते हैं। पता चला कि बाबर दो वंशजों के जो दो लड़ाकू वंशज थे उनसे संबंधित था। अब आगे की बात करते हैं। जन्म हुआ बाबर का 14 फरवरी 1483 को। अब बात करेंगे बाबर के प्रारंभिक सैन्य अभियान की। बाबर का जो प्रारंभिक सैन्य अभियान था, प्रारंभिक सैन्य अभियान, बाबर का जो प्रारंभिक सैन्य अभियान था वो कुछ इस तरह था। देखिए, इनके पिता की मृत्यु हुई थी 1494 में। इनके पिता मिर्जा उमर शेख की मृत्यु हुई थी 1494 में।
मिर्जा उमर शेख की मृत्यु होती है 1494 में। तो देखिए मृत्यु का जरिया इनके क्या होता है, आपस में इनके जो पड़ोसी हैं या कह सकते हैं इनके रिश्तेदार हैं, उनसे इनकी जो है अच्छी तरीके से नहीं निपट रही थी। तो क्या हो रहा था, इनके जो साले थे, मिर्जा उमर शेख के जो साले थे, उन्हीं से इनका 1494 में संघर्ष होता है और ये इनकी मृत्यु हो जाती है 1494 ईस्वी में। अब देखिए क्या बात करते हैं, उस टाइम बाबर की जो एज थी वो 11 वर्ष से 12 वर्ष के बीच में थी। 11 वर्ष से 12 वर्ष के बीच में थी। 1494 ईस्वी में मिर्जा उमर शेख की मृत्यु के बाद मात्र 11 से 12 वर्ष की उम्र में बाबर जो होता है फरगना का शासक बनता है। फरगना का शासक बनता है। देखिए क्या बात करते हैं कि ये मिर्जा उमर शेख थे, ये फरगना के शासक थे। फरगना के शासक थे और इनकी मृत्यु के बाद बाबर मात्र 11 से 12 वर्ष की आयु में फरगना का शासक बन जाता है। अब देखिए क्या होता है, इनके जो पड़ोसी और इनके जो रिश्तेदार होते हैं वो समझते हैं कि बाबर जो है बहुत ही नादान है या कम उम्र का बालक है, तो इसको साम्राज्य चलाने की या विस्तार करने की कोई भी ज्ञान नहीं होगा। तो इसका जो बाबर का प्रारंभिक सैन्य अभियान होता है वो असफलताओं से घिरा होता है, या सफलताएं भी मिलती हैं और असफलताएं भी मिलती हैं। तो देखिए बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये, तो इसको थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे। अब देखिए करते हैं बाबर का प्रारंभिक सैन्य। तो देखिए इसके आगे बात करते हैं 1494 में बाबर का राज्याभिषेक होता है। बाबर का राज्याभिषेक होता है। मात्र 12 वर्ष की आयु में या 11 वर्ष से 12 वर्ष की आयु तक की था इसका एज। अब देखिए क्या बात करते हैं, जो पहला इसने आक्रमण किया था वो समरकंद पे किया था। समरकंद पहला 1494 में समरकंद पर आक्रमण करता है और असफल रहता है। देखिए क्या होता है, 1494 में शासक बनने के तुरंत बाद 1494 में ही समरकंद पर आक्रमण करता है और असफल रहता है। और उसके बाद बात करते हैं ये पुनः आक्रमण की। 1497 में फिर 1497 में समरकंद पे पुनः आक्रमण करता है और जीत लेता है 100 दिन के लिए। जो शासक सत्ता होती है वो 100 दिन के लिए समरकंद को जीत लेता है। उसके बाद बात करते हैं, देखिए इसको सफलताएं भी मिलती हैं और असफल भी रहता है। अब आगे की बात करते हैं 1501 में पुनः समरकंद पे आक्रमण करता है और 8 माह के लिए जीत लेता है। 8 माह के लिए जीत लेता है समरकंद को। 8 माह के लिए जीत लेता है समरकंद को 1501 में आक्रमण करने के बाद। अब 1507 में देखिए क्या होता है, 1594 में क्या होता है, राज्याभिषेक होता है। फिर 1494 ईस्वी में समरकंद पर आक्रमण करता है और असफल रहता है। 1497 में पुनः आक्रमण करता है और 100 दिन के लिए जीत पाता है। केवल 100 दिनों के लिए ही सत्ता में रहता है वहां पर और भाग निकलता है, भगा दिया जाता है। और 1501 में पुनः आक्रमण करता है और 8 माह के लिए जीत लेता है। और 1504 में यही कंडीशन चलती रहती है। तो देखिए मैप के जरिए थोड़ा सा आपको बताने की कोशिश। देखिए ये भारत है, ये फरगना का क्षेत्र है, ये समरकंद है और ये काबुल है। ये फरगना का क्षेत्र है, ये आपका समरकंद है, ये काबुल और गजनी का क्षेत्र है। देखिए बाबर जो होता है वो निरंतर समरकंद की ओर,
फरगना से समरकंद की ओर ही प्रेरित रहता है आक्रमण करने के लिए, और सफलता पूरी तरह से इसको प्राप्त नहीं हो पाती है समरकंद की तरफ। तो इसका विचार थोड़ा सा चेंज होता है और ये सोचता है कि लाओ अपनी दिशा को हम परिवर्तित करें, और दिशा को परिवर्तित करके जब ये आक्रमण करता है काबुल और गजनी पर, तो ये पूरी तरह से इस पर अधिकार अपना जमा लेता है 1504 ईस्वी में ये आक्रमण करता है काबुल पर। काबुल और गजनी क्षेत्र में ये आक्रमण करता है और जीत लेता है, क्षेत्र जीता, काबुल और गजनी क्षेत्र जीता। 1504 में काबुल और गजनी क्षेत्र जीत लेता है आक्रमण करके। और देखिए उसके बाद क्या होता है, 1507 में इसने पातशाह की उपाधि धारण की, उसने पातशाह की उपाधि धारण की। (1507) में उसने पातशाह की उपाधि धारण की। काबुल और गजनी का क्षेत्र जीतने के बाद उसने पातशाह की उपाधि धारण की। ये पहला मुगल शासक है जिसने पातशाह की उपाधि धारण की। अब बात करते हैं आगे की ओर। इसमें क्या होता है, बार बार ये असफल रहता है समरकंद पर आक्रमण करने के बाद आक्रमण करता है और फिर असफल रहता है, सफलताएं भी मिलती हैं। और उसके बाद क्या होता है, 1511 में फिर पुनः समरकंद पर आक्रमण किया। 1511 में उसने पुनः समरकंद पर आक्रमण किया। समरकंद पर आक्रमण किया और पूरी तरह से अधिकार कर लिया। यहाँ पर जो है एक बार पूरी तरह से अधिकार तो कर लेता है, लेकिन क्या होता है 1512 ईस्वी में उसको फिर वहां से भागना पड़ता है, भागना पड़ा। देखिए पूरी तरह से समरकंद को अपने कब्जे में ले तो लेता है, लेकिन ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाता है। 1511 में अधिकार करता है पूरी तरीके से और 1512 में वहां से भागना पड़ जाता है बाबर को। तो देखिए ये सफलताएं और असफलताएं बाबर के कार्यकाल में लगी रहती थी। तो इसी ने देखिए समरकंद पर आक्रमण करने का इरादा बना लिया था। इसने बार बार समरकंद पर आक्रमण किया, उसके बावजूद से दिशा बदली। एक बार दिशा बदल के देखा तो इसने क्या किया, काबुल और गजनी का क्षेत्र जीत लिया पूरी तरह से। उसके बाद भी एक बार आक्रमण किया और 1511 में पुनः समरकंद को पूरी तरह से जीत लिया और 1512 में क्या हुआ, वहां से फिर इसको भागना पड़ा। देखिए मध्य एशिया और समरकंद में असफलता के बाद, मध्य एशिया और समरकंद में असफलता के बाद इसने काबुल और का क्षेत्र, ये जो अफगानिस्तान का एरिया आता है, काबुल और गजनी जो होता है अफगानिस्तान का क्षेत्र होता है, इधर की ओर बढ़ा और भारत की ओर बढ़ने की कोशिश करता है ये। तो क्या होता है, बाबर को इस दौरान बहुत ही संघर्ष करना पड़ा और उसने सोचा, उसने अपनी जो एक आत्मकथा लिखी है, उसमें कहा है कि बाबर, मैंने 2 रमजान एक ही स्थान पर कभी नहीं मनाए, 2 रमजान एक ही स्थान पर कभी नहीं मनाए। क्योंकि क्या हुआ, उसका जीवन जो था वो बहुत ही संघर्षमय था, वो एक ही जगह पर कभी नहीं रुक पाया। तो बाबरनामा जो थी उसकी वो आत्मकथा थी, उसमें उसने कहा है कि उसने एक ही स्थान पर 2 रमजान कभी नहीं मनाए। तो देखिए बात करते हैं यहाँ तक की, अब बात करते हैं हम यहाँ तक की ही रखते हैं ये चैप्टर का जो ये भाग है यहीं तक रखते हैं। उसके बाद देखेंगे बाबर का जो भारत में आक्रमण होता है और प्रवेश होता है और भारत में अपना राज्य स्थापित करता है, कैसे करता है, ये आगे के वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।